हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट पेपर का डिस्कशन करवाएंगे। इसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज हम 13वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 12 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें। आज 13 नंबर सेट का प्रैक्टिस होगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि एग्ज़ाम एनएम की परीक्षा अगले ही महीने 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को होने वाली है। तो समय बहुत ही कम बचा है, 4 से 5 दिन बचा है। तो इसलिए आप लोग बिना देरी किए हुए परीक्षा की तैयारी में ज़ोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 13 का प्रश्न नंबर 1 से। और पहला प्रश्न है मेरा, पद बैक्टीरिया के जनक थे। पद बैक्टीरिया के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहरेनबर्ग। अहरेनबर्ग जो थे पद बैक्टीरिया के जनक थे। तो जैसे जैसे मैं कमेंट आंसर कर रही हूँ क्वेश्चंस का, आप लोग भी कमेंट में आंसर करते रहिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइए। तो अगला प्रश्न है, फफूंद की कोशिका भित्ति का घटक है। फफूंद की कोशिका भित्ति का घटक क्या होगा? तो काइटिन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फफूंद की कोशिका भित्ति का घटक काइटिन होगा। आगे देखेंगे, अनियमित केंद्रक उपस्थित होते हैं। अनियमित केंद्रक उपस्थित होते हैं तो किसमें उपस्थित होंगे? न्यूट्रोफिल्म्स में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनियमित केंद्रक न्यूट्रोफिल्स में उपस्थित होते हैं। कोलोजन तंतु किस ऊतक की लाक्षणिकता है? कोलोजन तंतु किस ऊतक की लाक्षणिकता है? तो इसका उत्तर है संयोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका को किस विलयन में रखने पर प्लाज्मोलाइसिस घटित होता है? कोशिका को किस विलयन में रखने पर प्लाज्मोलाइसिस घटित होता है? तो अतिपरासी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, अतिपराश्री विलयन में रखने पर। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली क्या है? चयनित पारगम्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। कोशिका झिल्ली है चयनित पारगम्य। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का सर्वमान्य एकलक है। कार्बोहाइड्रेट्स का सर्वमान्य एकलक क्या होगा? फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अर्धसूत्रण में सूत्र युग्मन घटित होता है। अर्धसूत्रण में सूत्र युग्मन घटित होता है पूर्वावस्था में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है लेडिक कोशिकाओं द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। आरोपण के समय मनुष्य का भ्रूण कहलाता है। आरोपण के समय मनुष्य का भ्रूण कहलाता है ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, किसके प्रभाव के भीतर डिम्बोत्सर्जन घटित होता है? किसके प्रभाव के भीतर डिम्बोत्सर्जन घटित होता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, उल्वेधन में उल्व तरल का अपनयन है। उल्वेधन में सगर्भता में उल्व तरल का अपनयन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, दात्र कोशिका और रक्तता है। दात्र कोशिका और रक्तता है दैहिक प्रच्छन्न वंशानुगत का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दात्र कोशिका और रक्तता है दैहिक प्रच्छन्न वंशानुगत। अगला है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए होते हैं। डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बंध से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इंटरफेरॉन्स क्या है? तो एंटीवायरल प्रोटीन है। इंटरफेरॉन्स जो है एंटीवायरल प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी श्वसनीय बीमारी है? श्वसनीय बीमारी इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अस्थमा जो है यह एक श्वसनीय बीमारी है। हेपेटाइटिस बी वायरस है। तो हेपेडना वायरस जो है यह हेपेटाइटिस बी वायरस है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त की जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रीसियस से। स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रीसियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डर्मेटोग्लाइफिक्स द्वारा जुड़ा होता है। तो अंगुली छपाई प्रिंटिंग फिंगर प्रिंटिंग से जुड़ा होता है। डर्मेटोग्लाइफिक्स अंगुली छपाई से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का वह तत्व जो अपना स्थान परिवर्तन करने को सामर्थ्य है। डीएनए का वह तत्व जो अपना स्थान परिवर्तन करने को सामर्थ्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रांसपोषण। एड्स के निदान के लिए प्रमुख संकेत क्या है? एड्स के निदान के लिए प्रमुख संकेत हैं, शरीर के वजन का 10% से अधिक या उसके बराबर वजन कम होना, 1 महीने से अधिक समय तक लगातार दस्त होना और 1 महीने से अधिक समय तक बुखार रहना। यह तीनों जो है एड्स के निदान के लिए प्रमुख संकेत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया से विघटित हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे जैव अवक्रमणशील पदार्थ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। वह पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया से विघटित हो जाता है उसे जैव अवक्रमणशील पदार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 17D वैक्सीन का उपयोग किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो पित्त ज्वर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 17D वैक्सीन का उपयोग पित्त ज्वर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण के खिलाफ रोकथाम और नियंत्रण का उपाय नहीं है? तो कामोत्तेजक यौन क्रिया को प्रोत्साहित करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, लेप्टोस्पायरोसिस का पर्यावरण नियंत्रण उपाय क्या है? तो संभावित रूप से दूषित पानी के संपर्क में आने से रोकना, रोडेंट नियंत्रण के उपाय, अपशिष्ट और स्वास्थ्य शिक्षा का उचित निपटान। तो सब सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे देखते हैं। आगे का प्रश्न है, कौन सा हाइपोग्लाइसीमिया का संकेत और लक्षण नहीं है? कौन सा अल्पशर्करता का लक्षण नहीं है? तो इसका उत्तर है कपकपाहट। कपकपाहट जो होता है यह हाइपोग्लाइसीमिया का संकेत नहीं है। तो क्या क्या है? पसीना आना, सिहरन, उलझन, यह सब हाइपोग्लाइसेमिया का लक्षण है, लेकिन कपकपाहट नहीं है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग पानी की क्लोरीन मांग के अनुमान के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग पानी की
क्लोरीन मांग के अनुमान के लिए किया जाता है? तो हैरॉक का उपकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्यूलेक्स मच्छर में माइक्रोफिलेरिया की वृद्धि का एक प्रकार है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साइक्लो डेवलपमेंटल। साइक्लो डेवलपमेंटल जो है ये क्यूलेक्स मच्छर में माइक्रोफिलेरिया की वृद्धि का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भोजन स्वच्छता सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक नहीं है? तो रेफ्रिजरेटर में रखे हुए भोजन का पुनः उपयोग करना यह स्वच्छता सर्वोत्तम अभ्यासों में से एक नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मूत्र और जननांग संक्रमण में कौन सी दवा अधिमान्य है? मूत्र और जननांग संक्रमण में कौन सी दवा अधिमान्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑफ्लॉक्सासिन। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, ऑफ्लॉक्सासिन। नहीं, ये गलत हो गया। इसका उत्तर है मूत्र और जननांग संक्रमण में कौन सी दवा अधिमान्य है? तो नरफ्लॉक्सासिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊतक में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? ऊतक में ऑक्सीजन की कमी को क्या कहा जाता है? तो हाइपोक्सिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसे एस्कॉर्बिक अम्ल के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन सी को जाना जाता है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे का प्रश्न देखेंगे। वस्तु सूची प्रबंधन इन्वेंट्री कंट्रोल में एबीसी विश्लेषण का आधार क्या है? तो वार्षिक खपत मूल्य इसका आधार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वस्तु सूची प्रबंधन में एबीसी विश्लेषण का आधार वार्षिक खपत मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियां के परिणाम स्वरूप पेशाब की प्रक्रिया है? तो मिक्चुरेशन प्रोसेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मिक्चुरेशन प्रोसेस जो है यह स्वैच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों के परिणाम स्वरूप पेशाब की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी चिकित्सीय संचार तकनीक नहीं है? तो इसका उत्तर है स्वतः प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। स्वतः प्रतिक्रिया जो है यह चिकित्सीय संचार तकनीक नहीं है। किस दशा में महिलाओं को मुंह से खाने वाली गोलियां नहीं दी जानी चाहिए? तो उच्च रक्तचाप में महिलाओं को मुंह से खाने वाली गोलियां नहीं दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शरीर को ठीक से काम करने के लिए कौन सा स्थूल आवश्यक है? स्थूल खनिज आवश्यक है। मैक्रो मिनरल कौन सा आवश्यक है? तो कैल्शियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसवोत्तर रक्तस्राव का प्रमुख कारण है? तो इसका उत्तर है एटोनिक यूटेरस। एटोनिक यूटेरस जो है यह प्रसवोत्तर रक्तस्राव का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, वैसिल कैलमेट यूरिन बीसीजी क्या है? बीसीजी क्या है? तो बीसीजी एक जीवंत तनुकृत टीका है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसिल कैलमेट यूरिन जो है जीवंत तनुकृत टीका है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा घातक मस्तिष्क विकास फटल ब्रेन डिसऑर्डर रोग है जो प्रायोन प्रोटीन के कारण होता है? तो इसका उत्तर है क्रुट्सफील्ड जैकब रोग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रुट्सफील्ड जैकब रोग जो है यह एक फटल ब्रेन डिसऑर्डर है जो प्रायोन प्रोटीन के कारण होता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग निदान में संक्रमण के लिए जोखिम का एक उदाहरण है? तो इसका उत्तर है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन नंबर सी। रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस जो है यह नर्सिंग निदान में संक्रमण के लिए जोखिम का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किस कारण से होता है? क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किस कारण से होता है? तो XXY के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा उत्पन्न या फैलने वाली बीमारियों की एक जोड़ी का चयन करें। तो मलेरिया और डेंगू जो है यह मच्छरों द्वारा फैलने वाली बीमारी है। आगे देखेंगे, किस रोग के निदान के लिए सिक परीक्षण किया जाता है? किस रोग के निदान के लिए सिक परीक्षण किया जाता है? तो इसका उत्तर है डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शेषांत्र। छोटी आंत का सबसे अंतिम हिस्सा शेषांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है? तो पारा जो है, पारा धातु यह सामान्य तापमान पर तरल अवस्था में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पैराडॉक्सिन को किस विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? पैराडॉक्सिन को विटामिन B6 के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंतरिक कान के लिए ध्वनि कंपन का संचरण कौन सा कार्य है? आंतरिक कान के लिए ध्वनि कंपन का संचरण कौन सा कार्य है? तो इसका उत्तर है कंबुकर्णी नली है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कंबुकर्णी नली। सॉरी, इसका डी नहीं होगा, बी होगा। आंतरिक कान के लिए ध्वनि कंपन का संचरण कौन सा कार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कान का पर्दा। अगला है, प्रसव के किस चरण में गर्भनाल निकलता है? प्रसव के किस चरण में गर्भनाल निकलता है? तो इसका उत्तर है तीसरा चरण में गर्भनाल निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानव का सामान्य IQ स्तर कितना होता है? तो 90 से 110। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला है, डाउन सिंड्रोम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ट्राइसोमी 21 के नाम से डाउन सिंड्रोम को जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे का प्रश्न देखेंगे, जलने के मरीज के लिए प्रथम 24 घंटों में आपातकालीन प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सा है? जलने के मरीज के लिए प्रथम 24 घंटों में आपातकालीन प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तरल पदार्थ का पुनर्जीवन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुणवत्ता देखभाल की रूपरेखा में शामिल नहीं है। गुणवत्ता देखभाल की रूपरेखा में शामिल नहीं है महत्वपूर्ण विचार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्मर्स सिंड्रोम, वर्मर्स सिंड्रोम को माना जाता है मैन 1। ऑप्शन नंबर ए इसको सही उत्तर हो जाएगा। सभी हरे पौधे और जीवाणु को जो प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन तैयार कर सकते हैं वह किस श्रेणी में आते हैं? तो वह उत्पादक के श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सभी हरे पौधे और जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण विधि से अपना भोजन तैयार कर सकते हैं वह उत्पादक श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, हड्डी की परिधीय स्नेहक संधि सैनेवियल जॉइंट्स को प्रभावित करने वाला एक गंभीर सूजन संबंधी और ऑटोइम्यून रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए संधिवाताव, र्यूमेटाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मृत प्राय नवजात को जीवित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा तत्काल उठाया जाने वाला
कदम है। तो मुख और नाक के वायुमार्ग को साफ करना तत्काल उठाने वाला कदम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास यह वीडियो पहुंच सके और वो लोग वीडियो का लाभ उठा सके। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उच्च संतृप्त वसा वाले आहार को किससे जोड़ा जा सकता है? उच्च संतृप्त वसा वाले आहार को किससे जोड़ा जा सकता है? तो हृदय के रोग से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अस्पताल प्रणाली का संकेतक नहीं माना जाता है? तो मशीनरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सार्वत्रिक दाता रक्त समूह। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह क्या होगा? तो ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हमारे शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उर्वस्थि। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वृक्क की कार्यकारी इकाई है। वृक्क की कार्यकारी इकाई क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क एकक। रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण इस हार्मोन द्वारा किया जाता है। इंसुलिन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आरबीसी का वर्ण इससे दिया जाता है। आरबीसी का वर्ण इससे दिया जाता है तो किससे? हैम से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे शरीर में कुल हड्डियां की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आगे का प्रश्न देखेंगे, हमारे शरीर में कुल क्रोमोसोम की संख्या है। हमारे शरीर में कुल क्रोमोसोम की संख्या है 46। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य हीमोग्लोबिन का स्तर होता है 14 से 16 ग्राम पर डीएल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, औसत प्रौढ़ का नियमित रक्त ग्लूकोज स्तर है। औसत प्रौढ़ का नियमित रक्त ग्लूकोज स्तर कितना होगा? तो 80 से 110 mg पर डीएल। हृदय के आवरण को कहते हैं। हृदय के आवरण को परिहृद कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाईं निलय से पंप किए गए रक्त के परिमाण को कहते हैं। बाईं निलय के पंप किए गए रक्त के परिमाण को क्या कहते हैं? स्ट्रोक परिमाण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। विटामिन सी को यह भी कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गलगंड इसके अभाव से होता है। गलगंड किसके अभाव से होगा? तो आयोडीन के अभाव से गलगंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। किस विटामिन के अभाव से जेरप्थेलिमिया होता है? तो विटामिन ए के अभाव से जेरप्थेलिमिया होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है 120/80 mm of Hg। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रॉडीकार्डिया का मतलब है हृदय का धड़कन किससे कम? तो 60 धड़कन प्रति मिनट से कम हो जाएगा, तो ब्रैडीकार्डिया का मतलब है। त्वचा के नीले वर्णन होने को कहते हैं। त्वचा के नीले विवर्णन होने को कहते हैं नीलिमा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। त्वचा के नीले विवर्णन होने को कहते हैं नीलिमा। आगे का प्रश्न देखेंगे, बड़े अरसे से पलंग पर लेटे मरीज को
इसके विकास का खतरा रहता है। किसके विकास का? डेक्यूबिटस अल्सर के विकास का खतरा रहता है। बड़े अरसे से पलंग पर लेटे मरीज को डेक्यूबिटस अल्सर का खतरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। औसत बालिग के लिए आईएम इंजेक्शन देने का सबसे वरीय स्थान है नितंब प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, पीड़ानाशक दवाइयाँ कम करती है। पीड़ानाशक दवाइयाँ पीड़ा को कम करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड्डी के निरंतरता का टूटने को क्या कहते हैं? तो फ्रैक्चर कहते हैं, अस्थिभंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में समेकित बाल विकास योजना ICDS का आरंभ किस वर्ष किया गया था? तो 1975 ईस्वी में भारत में समेकित बाल विकास योजना का आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊपर का सभी। माता और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेल्फ मदरहुड प्रोग्राम, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, तीनों माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऊपर के सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म पूर्व अवधि में IFA का सामान्य संपूरक है। जन्म पूर्व अवधि में आयरन फोलिक एसिड का सामान्य संपूरक क्या होगा? 100 दिनों के लिए केवल एक गोली। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IFA गोलियां दी जाती है, कब दी जाती है? तो जब माँ का हेमोग्लोबिन 10 ग्राम के नीचे होता है और शिशु का हेमोग्लोबिन 10 ग्राम के नीचे होता है। तो उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला प्रश्न है, अंडाशय चक्र का आरंभ करता है। अंडाशय चक्र का आरंभ करता है FSH हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 40 दिन के रजस्राव चक्र में अंडोत्सर्ग होता है 26वें दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योनि के नीले विवर्णन को कहते हैं। योनि के नीले विवर्णन को चैडविक साइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नियमित लयबद्ध आकुंचन दुहत्थे परीक्षण के लिए महसूस किए जा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें पामरस साइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद शिशु का सामान्य हृदय इस सीमा के बीच रहता है। 120 से 160 के बीच रहता है जन्म के बाद शिशु का सामान्य हृदय। मॉर्निंग सिकनेस सामान्यतः इसके आखिर गायब हो जाता है। 3 महीने के आखिर गायब हो जाता है मॉर्निंग सिकनेस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, EDD का हिसाब लगाने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं? EDD का हिसाब लगाने के लिए कौन सा सूत्र अपनाते हैं? तो नेगेल्स रूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे टेराटोजेनिक माना जाता है? निम्न में से किसे टेराटोजेनिक माना जाता है? तो रूबेला को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन्मे हुए शिशु के लिए निम्न में से क्या बॉटल सूत्र में उपलब्ध नहीं है? जन्मे हुए शिशु के लिए निम्न में से क्या बॉटल सूत्र में उपलब्ध नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इम्यूनोग्लोब्युलिन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एंडोमेट्रियोसिस इनमें सामान्य है। एंडोमेट्रियोसिस अप्रसवा में सामान्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में ग्राहक को इसकी अधिक आवश्यकता होगी। गर्भावस्था में ग्राहक को इसकी अधिक
आवश्यकता होगी, लौह की अधिक आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिजेरियन सेक्शन से प्रसूति किए गए शिशु में यह समस्या आने की संभावना है। श्वसन संकट आने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिजेरियन सेक्शन से प्रसूति किए गए शिशु में श्वसन संकट आने की संभावना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खेरी के द्वारा मां से भ्रूण को पहुंचाई गई प्रतिरक्षा कौन सा है? तो निष्क्रिय नैसर्गिक प्रतिरक्षा। खेरी के द्वारा मां से भ्रूण को पहुंचाई गई प्रतिरक्षा निष्क्रिय नैसर्गिक प्रतिरक्षा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले तिमाही मॉर्निंग सिकनेस को इस तरह निपटा जा सकता है। तो सोने से पहले, प्रोटीन खाने से पहले तिमाही मॉर्निंग सिकनेस को निपटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्लम्सिया के लिए दवाई है। एक्लम्सिया के लिए कौन सा दवाई है? तो MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे। यह हमारा अंतिम प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।